Welcome dear students. We shall solve 5 questions in this class. Question number 16, 17, 18, 21st, 22nd of CSAT 2026. Namaskar, I am Sanjay Mohan Bhatnagar and let's begin. So let us see this now 16th question. There are 4 statements x, y, z and w and their relations are as follows. तो 4 statements दिए गए हैं जिनके नाम हैं x, y, z और w या जिनको represent किया जा रहा है x, y, z and w से. तो अगर स्टेटमेंट x इनकरेक्ट है देन सो इज z. अगर y इनकरेक्ट है तो w करेक्ट है और अगर w करेक्ट है देन x इनकरेक्ट है. अब हमें इन 3 स्टेटमेंट के आधार पर इन 2 स्टेटमेंट की करेक्टनेस मालूम करनी है. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. करेक्ट एक चीज और दूसरी चीज यहां पर सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ओके, अब फॉर एनी स्टेटमेंट, ये इन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं. फॉर एनी स्टेटमेंट से T, कैपिटल T मीन्स T इज करेक्ट. ये हम इसके प्रतीक बना रहे हैं. और अगर मैं लिखता हूं बार T मीन्स T इज इनकरेक्ट. ओके, और T की वैल्यू x, y, z, w ये चारों होंगी. करेक्ट, सिंपल. अब इस क्वेश्चन में हमको दिया किया गया है. सो पहला स्टेटमेंट है इफ x इज इनकरेक्ट सो इज z. सो इज z. दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है? दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है इफ y इज इनकरेक्ट, if y is incorrect then w is correct. और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है if w is correct then x is incorrect. ओके, सिंपल. अब पहला स्टेटमेंट है if x is correct. तो हमको x का जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेटमेंट 1 में और स्टेटमेंट 3 में आ रहा है. सिंपल. तो हमें सब और तीनों स्टेटमेंट में x और x का जो रिप्रेजेंटेशन है वो x is incorrect के रूप में आ रहा है. तो हम इसमें कंट्रापोजिटिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे इफ z इज करेक्ट मींस x इज करेक्ट. ओके, तो इस स्टेटमेंट को मैं बोल देता हूं 1a. सिंपल. अब इस स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 से देखिए बार y मतलब y इज इनकरेक्ट मींस w इज करेक्ट. ये तो हो गया स्टेटमेंट 2. बट फ्रॉम स्टेटमेंट 3 if w is correct then x is incorrect. So y is incorrect means x is incorrect. कंट्रापोजिटिव कंसेप्ट लगाते हुए if x is correct then y is correct. तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है if x is correct then y is correct ये करेक्ट है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है ये. सो दिस इज यस. ओके, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं. अब यहां पर हम स्टेटमेंट 1a उठाते हैं. करेक्ट z मींस करेक्ट s, करेक्ट x. ओके, और एक दूसरा स्टेटमेंट उठाते हैं ये वाला. करेक्ट मींस इन दोनों को मिलाकर इफ z इज करेक्ट सो इज y. लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है if z is correct then it is not necessary that y is correct. लेकिन यहां से if z is correct so is y, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 17वें क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन पर मैं पहले आपसे बात करना चाहता हूं. फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चंस इतने आसान हो जाते हैं. बेसिक्स इसलिए समझाना है इस क्वेश्चन को करने में कि जो बच्चे आगामी साल में एग्जाम देंगे CSAT का, हो सकता है कि फिर से ऐसा कोई प्रश्न आ जाए. और यदि उनको कंसेप्ट क्लैरिटी है पूरी तरह से तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना बहुत सरल हो जाता है. लेकिन आपको कंसेप्ट समझाने से पहले मैं इस प्रश्न को एक ही गो में करता हूं और आप देखेंगे कि यह कितना सरल प्रश्न है, बशर्ते आपको कंसेप्ट ज्ञात हो. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले मैं इस प्रश्न को एक ही गो में करता हूं और फिर बाद में हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे. अब देखिए
हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है और यहां से ये दोनों धावक शुरू करते हैं। कौन कौन से धावक? एक्स एंड वाई। अगर इस ट्रैक की लेंथ p मीटर है, देन velocity of x upon velocity of y it is equal to 7p, यानी velocity होता है distance upon time से t, और वी वाई इसकी वेलोसिटी हो गई 5p अपॉन टी, क्योंकि सेम टाइम में ये 5p चक्कर लगाता है और वी एक्स 7p चक्कर लगाता है, सो इट इज 7/5। सिंपल। यानी वी एक्स और वी वाई में जो रेशियो है वो 7:5 का है। सिंपल। सपोज मैं इसको q के बराबर करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ x फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर q इट इज 7q एंड वेलोसिटी ऑफ y इट इज सम 5q। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि इसकी आवश्यकता मेरे को सेकंड पार्ट में यहाँ पड़ेगी। पहले पार्ट में आपको दिया गया है कि जब x 7 राउंड्स कंप्लीट करता है, y 5 राउंड्स कंप्लीट करता है, तो दोनों के बीच का जो गैप हुआ, यानी कितनी बार क्रॉसिंग ओवर हुई, बाई x ओवर y। रिमेंबर इट इज 7 माइनस 5 इट इज 2, तो यहाँ तो इमीडिएटली 2 आ गया। अब हमको यहाँ क्रॉसिंग ओवर निकालनी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये 7 चक्कर पूरे हो गए तो y ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, यानी कि y ऐसे दौड़ रहा है और x ऐसे दौड़ रहा है, लेकिन x के 7 राउंड्स के बाद या y के 5 राउंड्स के बाद, और y ने अपनी स्पीड डबल कर ली, यानी कि इस सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो में, जो y की स्पीड है वो हो गई 10q, क्योंकि यहाँ 5q थी। x की स्पीड में कोई तब्दीली नहीं हुई। They stopped running when x completed exactly 21 rounds. Now this is important. जब x ने exactly 21 rounds पूरे किए तो रुक गए ये लोग। तो जब x ने 21 rounds पूरे किए, इसका मतलब 7 rounds यहाँ कर लिए थे, तो 14 rounds ऐसे हुए जो अपोजिट डायरेक्शन में लिए गए। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियसली इट इज ऑफ कोर्स 7q, यानी ये प्लस 10q मीन्स 17q। So number of crossing over in second run, ये वाला, it is equal to relative velocity into time upon track length बराबर relative velocity is 17q, time is of course distance upon speed upon track length, it is p, so it is 17q, and distance is of course 14p, and speed of x is 7q upon p, so it is 34। तो यहां पर 34 हुए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जब यहां से y ने अपोजिट डायरेक्शन ली और x ने इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू रखा, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कोर्स जब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे थे उस जगह कंसीडर किया जा चुका है। अब जब ये y की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस दशा में ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे। सो एक्चुअली इट इज नॉट 34, इट इज 34 माइनस 1 इक्वल टू 33। तो 33 एंड 2 35, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके। अच्छा, वैसे भी अगर आप देखें तो 34 प्लस 2 36 ऑप्शन ही नहीं है। ये भी यूपीएससी ने अच्छा काम किया, अदरवाइज देयर कुड हैव बीन कंफ्यूजन among the students and among the candidates. So 36 तो ऑप्शन ही नहीं है, so 35 is the answer। और अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं, मतलब ये खास तौर पर ये कैसे बना और ये कैसे बना, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अदरवाइज द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। सपोज हमारे पास एक ये सर्कुलर ट्रैक है
और इस सर्कुलर ट्रैक की लंबाई जो है वो उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं आपको 400 मीटर है। मतलब इस सर्किल का जो सरकमफियरेंस है वो 400 मीटर है। करेक्ट। अब हमारे पास दो लड़के हैं से अमित एंड बसंत, जिनको हम बाद में ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ओके। अमित की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं से क्लॉकवाइज। और बसंत की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब बसंत की स्पीड जो है ए यानी अमित की स्पीड से ज्यादा है। सिंपल। अब यहां पर एक कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही होती हैं, आपने भी महसूस किया होगा अगर आप ट्रेन में बैठे हो और आपकी ट्रेन के पैरेलल ट्रेन पर कोई दूसरी ट्रेन आप ही की ट्रेन की दिशा में जा रही हो, तो आपको लगेगा अगर वो तेज जा रही है कि आपकी ट्रेन स्थिर है और वो एक मंथर गति से आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी ट्रेन तेज जा रही है उस ट्रेन की तुलना में, तो आपको लगेगा दूसरी वाली ट्रेन स्थिर है और आपकी ट्रेन पहली वाली ट्रेन से आगे बढ़ रही है। अगर ट्रेन की स्पीड S1 और S2 है एंड से S1 इज ग्रेटर देन S2, तो रिलेटिव स्पीड S1 की, क्योंकि S1 की स्पीड ज्यादा है, तो ये होगी S1 माइनस S2। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इन सेम डायरेक्शन, तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड आपको उसकी एक्चुअल स्पीड से बहुत ज्यादा नजर आएगी। तो इसको ध्यान रखिए कि अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक ट्रेन की दूसरी ट्रेन की तुलना में रिलेटिव स्पीड, यहां पर मैंने क्या बोला, यहां बोला मैंने रिलेटिव स्पीड उसकी जो ट्रेन फास्ट है। यहां मैं बोल रहा हूं कि किसी भी एक ट्रेन की रिलेटिव स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड की तुलना में इट इज S1 प्लस S2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सिंपल। तो इसको हम रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब हम अपने मूल बात पर आते हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। तो यहां रिलेटिव स्पीड क्या हुई, इस जगह रिलेटिव स्पीड बसंत की वो हुई 30 मीटर पर सेकेंड, 40 माइनस 10। सिंपल, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है, मैं इसको लिख देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक सेकंड, एवरी सेकंड बसंत, चूंकि वो फास्टर है, वो तेज जा रहा है, गेन्स 30 मीटर ओवर अमित। सिंपल। अब चूंकि ये अभी तो मैंने आपको रिलेटिव स्पीड समझाई थी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये तो सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ क्या होगा, यहां से शुरू करने के बाद वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, they will meet, this is important, they will meet whenever बसंत जो फास्टर है gains one complete circle over अमित। सपोज किसी मोमेंट पर अमित यहां पर है और बसंत ने सपोज इसको अभी क्रॉस किया है, तो अगली बार इसको बसंत को इसे क्रॉस करने के लिए पूरा सर्किल घूमना पड़ेगा। सिंपल। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, अब ये एक बार आप समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो वो ड्यूरेशन ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, ऑफ कोर्स वन कंप्लीट सर्किल से 400 एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ये मान के चलिए, आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि यहां पर अमित रुक गया है, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। तो अब बसंत की स्पीड 30 है,
तो इस जगह अमित रुक गया है, तो ये इसको पूरा एक सर्किल घूमकर फिर से यहां आना पड़ेगा। ओके, सो इट इज 400 अपॉन 30, सो इट इज 13 एंड 1/3 सेकेंड। इतने सेकेंड में एक दूसरे को दोनों क्रॉस ओवर करेंगे। सिंपल। अब एक चीज, एक शब्द और याद रखिए कि कंप्लीट सर्किल को हम वन लैप बोलते हैं, LAP। अब सवाल है कि कितनी बार मिलेंगे ये। सो ये जो मैं लाइन लिखने वाला हूं, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो रिमेंबर मीटिंग यानी क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स अपॉन two things: relative speed and length of the circular track, and meeting per second of course it is relative speed gained, जो बसंत ने गेन कर रखी है, अपॉन ट्रैक लेंथ। अब इसकी यूनिट समझ लीजिए, यूनिट से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड गेन्ड ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड में आएगी और ट्रैक लेंथ मीटर में आएगा, तो कुल मिला के 1/s बनेगा, यानी कि पर सेकेंड बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे मीटिंग पर सेकेंड लिखा, लेकिन मीटिंग पर सेकेंड तो होती नहीं, हमको तो निकालना है कि मीटिंग कितनी देर में होगी। सो मीटिंग या क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, मतलब ऑफ कोर्स सेकेंड ऊपर आना चाहिए। सो दिस इज ट्रैक लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड। सो ट्रैक लेंथ कितना है हमारा, 400, रिलेटिव स्पीड, सो इट इज जो मैंने आपको यहां बताया था। यहां तो मैंने आपको सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से बताया था, लेकिन यहां जो मैंने आपको बताया, यहां पर मैंने ये वाला कंसेप्ट से किया आपको बात। ओके, अब इस चीज़ को समझिए कि इस उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं आपको कि 13 सही 1/3 सेकेंड में एक मीटिंग होती है। मतलब एक बार क्रॉस ओवर होता है जब ये दो रनर्स यानी अमित और बसंत दौड़ रहे हैं और बसंत फास्टर है। सिंपल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये निकालना है कि इन ड्यूरेशन ऑफ टी आवर्स कह लीजिए, मिनट कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए, इसमें कितनी बार क्रॉस ओवर होगा, तो ऑब्वियसली अब मीटिंग पर सेकेंड ये हो रही है ना, रिलेटिव स्पीड गेन्ड अपॉन ट्रैक लेंथ। तो अगर हम टी आवर्स या टी मिनट या टी सेकेंड में कुल कितनी बार क्रॉस ओवर होगा या कुल कितनी मीटिंग्स हो जाएंगी दोनों के बीच में, अगर हमको ये निकालना हो तो ऑफ कोर्स हम आवर्स मिनट या सेकेंड की जो ये जो यूनिट है टाइम की, इसको अकॉर्डिंगली चेंज करके, अकॉर्डिंगली मतलब ट्रैक लेंथ पर कौन सी यूनिट है, स्पीड पर कौन सी यूनिट है, इसके हिसाब से हम टी की यूनिट चेंज करके हम हर हालत में नंबर ऑफ मीटिंग्स इन टी आवर्स या टी मिनट या टी सेकेंड हम निकाल सकते हैं। इट इज, याद रखिए इस फॉर्मूले को, ये इस्तेमाल होगा रिलेटिव एक निश्चित समय सीमा में नंबर ऑफ क्रॉस ओवर्स निकालने के लिए। ये तो मीटिंग पर सेकेंड गुणा टाइम टी, यानी कि टी टाइम में कितनी मीटिंग्स होंगी हमको टी से गुणा करके मिलेगा। सिंपल। अब हम अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस तरह के क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। सिंपल। अब एक चीज और भी देख लीजिए, ये जो मैं आपको चीजें बताता हूं, ये फॉर्मूला याद रखने में इससे आप सहज रहेंगे। हम एक काम करते हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है आपके सामने, इसकी मैं डायमेंशन वर्कआउट करता हूं। अगर ये वाला फॉर्मूला
डायमेंशन लेस आ जाता है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब ये इट इज जस्ट ए नंबर, इसका मतलब इट इज करेक्ट फॉर्मूला, इसलिए कि नंबर ऑफ मीटिंग्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब रिलेटिव स्पीड की जो डायमेंशन है वो है मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, और नीचे ट्रैक लेंथ की मीटर। ऑफ कोर्स सेकंड से सेकंड कटा, मीटर से मीटर, मीटर कटा, सो इट इज डायमेंशन लेस। ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए चलिए अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं जो सीएसईटी की परीक्षा में दिया गया है। सो लेट अस सी दिस 17th क्वेश्चन। X and Y are two runners who run for the same duration of time on the same circular track. They started running at the same time in the same direction with uniform speeds. When X completed 7 rounds, Y did exactly 5. तो हमारे पास एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है, ओके, और इस सर्कुलर ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में दो धावक, दो रनर्स एक्स एंड वाई दौड़ रहे हैं, ओके, सेम डायरेक्शन में। कंडीशन ये है कि जब एक्स 7 राउंड्स कंप्लीट करता है उस समय तक वाई 5 राउंड्स कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। अब सर्कुलर ट्रैक को हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो सपोज p मीटर है। सो ऑफ कोर्स वी हैव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, hence टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जितनी देर में 7 राउंड्स एक्स पूरी करता, एक्स जितनी देर में एक्स 7 राउंड्स पूरे करता है उतनी ही देर में वाई 5 राउंड्स पूरे करता है, मतलब टाइम 7 राउंड्स कंप्लीट करने में एक्स द्वारा और 5 राउंड्स कंप्लीट करने में वाई द्वारा सेम है। हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाई एक्स इज ऑफ कोर्स 7p, क्योंकि एक राउंड, 1 राउंड की जो लेंथ है या सरकमफेरेंस बोल रहे हैं सर्किल की, वो p मीटर है। तो डिस्टेंस 7p हो गई। स्पीड हम लिख लेते हैं से vx, एंड ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम बराबर है, इट इज इक्वल टू 5p, क्योंकि 5 राउंड्स है, दैट इज डिवाइडेड बाय vy, वेयर vy इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ y, करेक्ट। हेंस वेलोसिटी ऑफ x या स्पीड ऑफ x और स्पीड ऑफ y पे जो रेशियो हुआ वो 7:5 का हुआ, करेक्ट। अब हमारा क्लेम ये है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि जितनी देर में x 7 राउंड्स कंप्लीट करता है ऑफ कोर्स उतनी देर में y 5 राउंड्स करता है। उस दौरान द मीट बिटवीन x एंड y is of course equal to 7 minus 5 equal to 2 times important। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। अब यहां पर एक चीज समझिए, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ x और स्पीड ऑफ y का रेशियो 7 और 5 है। इसका मतलब यह है, मैं कह सकता हूं फॉर, लिख देता हूं आगे, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर से q, vx यानी कि स्पीड ऑफ x इज 7q और स्पीड ऑफ y 5y 5q, करेक्ट। तो इसका अर्थ हो गया रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू 2q, मींस 7q माइनस 5q, करेक्ट। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं जो आपने अभी सीखा, रिलेटिव स्पीड अपॉन ट्रैक लेंथ इनटू टाइम, और ये आपको क्या दे रहा था, नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स। अब क्वेश्चन को देखिए, हमें किस पीरियड में क्रॉसओवर्स चाहिए, हमें क्रॉसओवर्स चाहिए, they started running at the same speed in the same direction with uniform speeds
यानी कि जब x ने 7 राउंड्स कंप्लीट किए, y ने 5 राउंड्स कंप्लीट किए, तो हमको ये टाइम निकालना है, और ये टाइम 7 राउंड्स x के लिए और 5 राउंड्स y के लिए सेम ही होगा, करेक्ट। तो हम x के रेफरेंस में निकाल लेते हैं टाइम। सो रिलेटिव स्पीड इज 2q, track length is p, and time is equal to distance अपॉन स्पीड। तो मैं x का निकाल लेता हूं टाइम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x का निकालें y का निकालें, सेम टाइम आएगा। तो x का टाइम हो गया, डिस्टेंस कितनी है 7p, स्पीड कितनी है 7q, सो दिस इज p अपॉन q। आप अगर y का भी टाइम निकालेंगे तो भी देखिए यही आएगा, मैं निकाल देता हूं। डिस्टेंस कितनी है 5p, स्पीड कितनी है 5q, सो इट इज p अपॉन q, करेक्ट। तो इट इज 2q अपॉन p इंटू p अपॉन q, सो इट इज 2, जो मैंने आपको यहां बताया था। तो आप, ये तो मैंने आपको ये समझाया कि 2 कैसे आया था, उसका कारण ये है, यानी आप बेसिक चीज समझ लीजिए कि जब दो धावक किसी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं जिसमें से एक की स्पीड ज्यादा है, तो एक निश्चित अवधि में फास्टर धावक अपनी रिलेटिव वेलोसिटी की जितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी उतनी बार वो क्रॉस ओवर करेगा। मींस अगर फास्टर रनर या फास्टर धावक ने x राउंड्स लगाए हैं और उसी अवधि में स्लो रनर यानी कि जो कम स्पीड से दौड़ रहा है उस रनर ने y राउंड्स लगाए हैं, obviously x is greater than y, then the number of crossover बराबर x माइनस y। ओके, ये अच्छा अच्छा, ये कंडीशन कब है, दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, but if they are running in the opposite direction, then number of crossover is equal to x plus y। लेकिन इस क्वेश्चन में हम x प्लस वाई नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये नहीं बताया गया है कि जब x अपने 14 राउंड्स कंप्लीट करता है तो उस समय तक y अपने कितने राउंड्स कंप्लीट करता है। ओके, तो उसको हम अपने फॉर्मूले से ही करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, यानी कि दूसरे पार्ट पे। अब हमको ये जो दो आंसर मिला, ये मिला क्वेश्चन के पहले पार्ट का, यहाँ का, तो ये मिल गया हमको दो। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड्स वाई चेंज्ड हिज डायरेक्शन एंड स्टार्टेड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। वाई उल्टी दिशा में दौड़ने लगा और उसने अपनी स्पीड डबल कर ली, यानी कि उसकी नई स्पीड कितनी हो गई, पुरानी स्पीड थी उसकी 5q, तो नई स्पीड हो गई उसकी 10q, किसकी, y की। x की स्पीड वही रही 7q, और ये दौड़ तब खत्म हुई जब x ने 21 राउंड, एग्जैक्टली 21 राउंड खत्म किया। अब यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा है कि एग्जैक्टली 21 राउंड, एग्जैक्टली 21 राउंड्स का मतलब ये होता है कि 21 में से आपको इसके 7 निकालने पड़ेंगे, यानी कि ये वाला जो काम हो रहा है, ये वाला, ये 14 राउंड्स के लिए हो रहा है। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन की भाषा को हमेशा रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। तो अब सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी वर्कआउट करते हैं। So relative velocity is of course equal to 7q plus 10q। ये x की वेलोसिटी है और ये y की पहले 5q थी पिछले वाले पार्ट में यहाँ पर, और अब ये 10q हो गई। सो इट इज 17q, प्लस इसलिए किया है बिकॉज दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम, कौन सा टाइम, कि जब x ने 14 राउंड्स कंप्लीट किए, क्योंकि उसको एग्जैक्टली 21 करने हैं। 7 राउंड्स यहाँ हो चुके हैं, तो 14 राउंड्स कितनी देर में कंप्लीट करेगा, ये हमको निकालना है। सो टाइम इज ऑफ कोर्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
स्पीड, सो डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स 14p, बिकॉज एक राउंड p लेंथ का है और स्पीड है उसकी 7q, सो इट इज p अपॉन q। तो हमारा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मीट्स या नंबर ऑफ क्रॉसओवर, इट इज ऑफ कोर्स इक्वल टू रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम अपॉन ट्रैक लेंथ। So this is relative speed. So relative speed is 17q. Time is 2p upon q. And track length is p. So this is 34. So 34 मीट्स हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर ये ट्रैक था तो यहां से इसने वापस लौटना शुरू किया, इस वाले पॉइंट को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इधर जाते समय जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में गए थे तब इसको ऐड किया गया था। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर जाने के लिए, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सो 34 माइनस 1 इक्वल टू 33। दो पहले पार्ट के हैं यानी कि यहाँ के दो हैं और यहाँ के हो गए 33, तो कुल मिलाकर हो गया ये 35। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, सिंपल। अब ख्याल से आपको बेसिक सारा समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लंबा जरूर था, मतलब ये अपने आप में इस क्वेश्चन का ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स था इसका जो पूरा प्रोसेस था कि आपको समझाना बहुत आवश्यक था। अगर इसमें बीच में कहीं पर भी चेन टूट जाती तो आपको पूरा जो इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का वो समझ में नहीं आता। आई होप यू हैव गॉट इट। और अगर आपके पास इसके बाद भी कुछ इश्यू है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको अगले वीडियो में हर हालत में आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ए करेक्ट आंसर and 2 marks are deducted for a wrong answer. A student attempted all the questions and got a score of 69. ये बहुत सरल सवाल है। Suppose number of correct answers questions, it is say P, और number of incorrect answer questions is Q. तो 5 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, so it is 5P, and 2 marks are deducted for a wrong answer, so minus 2Q, and it is immediately equal to 69. और नेक्स्ट लाइन में had he been awarded 4 marks for a correct answer, अगर 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर के लिए एंड 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होता तो उसके 84 नंबर आए होते। तो हमारे सामने दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं P और Q में, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बहुत ही सरल सवाल है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 5P माइनस 2Q इक्वल टू 69। एक्चुअली हमको P प्लस Q निकालना है। सेकेंड इक्वेशन को 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 चौक 8 माइनस 2Q इक्वल टू 2 चौक 8 और 2 8 16। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स 2Q से 2Q कैंसिल हो गया और 8P में से 5P गया, सो इट इज 3P, and it is 168 minus 69 99, so P is immediately 33। करेक्ट। अब P इक्वल टू 33 को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो 33 गुणा 4 66 दूनी 132 माइनस Q इक्वल टू 84, सो Q इज इक्वल टू 132 माइनस 84। 12 में से 4 गया 8 और 11 12 में से 8 गया 4, Q बराबर 48, सो P प्लस Q इक्वल टू 33 प्लस 8 8 और 3 11 4 और 4 8 81। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, 21st क्वेश्चन देखते हैं। An explosion takes place at a certain distance from an army camp. So this is army camp और explosion यहां होता है। Okay, as soon as the sensor in the camp receives the sound of the explosion, यानी कि यहां से साउंड यहां पहुंचती है, यहां रिसीव होती है। ए ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग टूवर्ड्स द स्पॉट ऑफ एक्सप्लोजन, यहां से तत्काल एक ड्रोन इधर के लिए स्टार्ट करता है और द ड्रोन क्लिक्स ए पिक्चर फ्रॉम द स्पॉट,
ड्रोन यहाँ पहुँचता है, एक पिक्चर लेता है, एंड द कैम्प रिसीव्स इट एट द सेम टाइम, और जैसे ही ये इसको सेंड करता है, भेजता है, प्रेषित करता है, इमिडिएटली कैम्प इसको रिसीव कर लेता है। इमिडिएटली यानी कि जैसे ही यहाँ पर पहली इमेज कैप्चर की जाती है, ड्रोन द्वारा भेजी गई, इमिडिएटली अनदर ड्रोन स्टार्ट्स फ्लाइंग, यहाँ से एक दूसरा ड्रोन स्टार्ट करता है टू द स्पॉट एंड ऑल्सो सेंड्स ए पिक्चर, और यहाँ से पहुंचकर फिर से ये दूसरा ड्रोन भी एक इधर पिक्चर भेजता है। द टू पिक्चर्स वर रिसीव्ड एट 5:02 PM एंड 5:05 PM, यानी कि 5:02 पर पहली पिक्चर और 5:05 पर दूसरी पिक्चर। इफ द स्पीड ऑफ द ड्रोन की स्पीड दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड, तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर एक्सप्लोजन कितने बजे हुआ। तो मुश्किल सवाल नहीं है, दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन। माना एक्सप्लोजन एट टाइम टी बजे हुआ, सिंपल, यानी कि हमको टी की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, हमने ये माना कि यहाँ से आर्मी कैंप से लेके और एक्सप्लोजन तक की जो डिस्टेंस है वो 300D है। 300D मानने के पीछे कारण सिंपल ये है कि जनरली, और मेरी आपको भी सलाह ये है कि मैं मैथमेटिक्स के सवाल में डिवीजन से बचना चाहता हूँ। डिवीजन जनरली गलती करा देते हैं, फ्रैक्शन वाला जहाँ पर कोई कैलकुलेशन बनता है तो मुझे 300D लेने से क्या फ़ायदा होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं, देन टाइम BA का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लोजन हुआ B पर और वो सुना गया हर्ड एट A और एक्सप्लोजन B पर हुआ। तो डिस्टेंस अगर मैंने 300D मान रखी है तो डिवाइडेड बाय स्पीड, और हवा की स्पीड है 300, सो इट इज़ इमीडिएटली D सेकेंड्स। ओके, अब जैसे ही एक्सप्लोजन को सुना गया आर्मी हेडक्वार्टर पर, आर्मी कैंप पर, वहाँ से एक ड्रोन चला और वो एक्सप्लोजन साइट पर पहुँचा, तो उसको कितना टाइम लगा, यानी कि टाइम ऑफ ए बी क्या है यहाँ पे, ड्रोन द्वारा लिया गया समय, करेक्ट, फ्रॉम A to B। So of course it is distance upon speed. Distance is 300D and speed is 30 दी गई है ना, so it is 10D सेकेंड। सिंपल, इसलिए मैंने 300D लिया था डिस्टेंस को बिटवीन द आर्मी कैंप एंड एक्सप्लोजन साइट। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब ये ड्रोन यहाँ पहुँचा, यानी B पर पहुँचा, इसने एक यहाँ से पिक्चर खींची और वो इमेज तुरंत भेजी इसने आर्मी हेडक्वार्टर पर, रिसीव हुई इमिडिएटली। इसका मतलब ये है कि 5:02 PM इज़ इक्वल टू, ये जो पहली पिक्चर जो रिसीव हुई 5:02 PM पर, इट इज़ इक्वल टू T प्लस D, जितना समय आवाज़ आने में लगा एक्सप्लोजन की, प्लस 10D। सो it is equal to T plus 11D. So this is equation 1. Now just try to understand this thing कि जैसे ही इमेज A पर यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर पर पहुंची, वहां से फिर से एक ड्रोन चला और उस ड्रोन को यानी कि टाइम AB, लेकिन ये फर्स्ट ड्रोन था। नाउ सेकेंड ड्रोन A to B, और इसको फिर से 10 सेकेंड लगे बिल्कुल इसी तरह से, है ना, तो मैं इमीडिएटली ऐसे लिख देता हूँ, करेक्ट। और इसने B पर पहुंचकर, ये A to B, और इसने B पर पहुंचकर वहाँ से एक इमेज खींचकर उसको सीधा A पर भेजा और वो इमीडिएटली रिसीव हुआ कितने बजे, 5:05 पे। सो 5:05 इक्वल टू T प्लस 11D प्लस 10D, करेक्ट, ये वाला। सो इट इज T प्लस 21D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी शैल रिड्यूस इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
बहुत सिंपल सवाल है ये, आसान। नाउ 5:05 में से जब 5:02 माइनस किए तो आपके पास 3 मिनट बचे, यानी कि 180 सेकंड। करेक्ट, सेकंड नहीं लिख रहा हूँ मैं। और जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। और 21 में से 11 गया 10 डी, मीन्स डी इक्वल टू 18, मीन्स डिस्टेंस ए बी इज, हमने 300 डी माना था, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 18 इंटू 300, सो 5400 मीटर, 5400 मीटर की डिस्टेंस है बिटवीन द आर्मी कैंप एंड द एक्सप्लोजन साइट। ओके, सिंपल। मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 5:02 इक्वल टू टी, ये वाला टी, प्लस 11 डी, बट इट इज डी इक्वल टू 18, सो इट इज 11 इंटू 18 बराबर टी प्लस 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 1 19। करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5:02 बराबर टी प्लस 120, मतलब दो, मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आपके लिए। 120 मतलब 2 मिनट हो जाएगा। 120 सेकंड अलग कर लिए मैंने, 60 सेकंड अलग कर लिए और 18 सेकंड अलग कर लिए। ये आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा है, वरना मैं सीधे माइनस कर देता। तो जब ये 120 यानी कि 2 मिनट इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये 5 बज जाएंगे। सो इट इज टी प्लस 60 प्लस 18, मीन्स अब 5 में से ये 1 मिनट माइनस होगा 60 सेकंड, सो इट इज 459 इक्वल टू टी प्लस 18। अब ये सेकेंड है, ध्यान रखिएगा, तो हमें यहाँ पर सेकेंड के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज 4 आवर्स 58 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स एंड इट इज इक्वल टू टी प्लस 18, मीन्स टी बराबर 4 आवर्स 58 मिनट एंड 60 माइनस 18 42 सेकेंड्स। 4:58 पर एक्सप्लोजन हुआ। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, ये एक बहुत सरल सवाल था। आई होप यू हैव गॉट इट, है ना। अब हम अपनी क्लास का आज की, जिसमें हम 5 क्वेश्चन कर रहे हैं CSAT के, और ये हमारा तीसरा वीडियो है इस सिलसिले में, आज की क्लास का आखिरी सवाल लेते हैं। नाउ लेट अस सी दिस 22nd क्वेश्चन, और ये बहुत सरल सवाल है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 6 raised to power 129 into 7 raised to power 307. It is a matter of say hardly 1 minute इसको solve करना। So let's do it. Remember one thing, for any positive integer say n, the unit digit of 6 raised to power n always ends in 6। तो 6 की घात कुछ भी हो पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर हमेशा 6 ही आएगा उसका यूनिट डिजिट का। 6 का 6 स्क्वायर 36, 6 6 3 16 6 एंड so on so। ओके, तो 6 raised to power 129 into 7 raised to power 307, तो हमें निकालना है 6 into 7 raised to power 307। दूसरी चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट डिजिट of 7 raised to power 4 is all 7 raised to power 4 is always 1। remember of course 7 square equal to 49, इसकी यूनिट डिजिट उठा लीजिए, मीन्स 7 raised to power 4 मीन्स 9 की डिजिट 2 यानी 81 यानी 1। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 307 को 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 4 सत्ते 28, 2 बचा 27, 4 छंग 24, 3 शेष बचा, उसको हम ऐसे लिख देंगे। ऑप्शन ये गुणा 6 है ही, ये वाला। सो 7 raised to power 4 is 1, तो 1 raised to power 76 is 1, and 7 cube, तो 7 cube is of course 7 7 या 49, मतलब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है।
7 7 जा 49, यूनिट डिजिट 9 आया और फिर एक बार 7 से गुणा कीजिए तो 9 सत्ते 63 3 आया और गुणा 6 6 तिया 18 मीन्स 8। ये जो मैंने किया मैं फिर से समझा देता हूँ। 7 7 जा 49, तो हम इसको सिर्फ 9 को उठाएंगे क्योंकि हमको यूनिट डिजिट देखना है और 9 को हम फिर 7 से गुणा करेंगे, सो इट इज़ 63 और हम 3 उठाएंगे इसलिए हमने 3 लिया है। सो 18 आया एंड दिस इज 8, सो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, सो दैट वाज सच ए सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू हैव गॉट इट। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास को देखने, इस वीडियो को देखने और इन 5 क्वेश्चंस को जिस तरह से मैंने किया है समझने के लिए। और यदि आपको इसमें अभी कुछ भी किसी भी प्रश्न में इन पांचों में कोई डाउट है या इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है गणित को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हर हालत में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो कोई वीडियो बनाकर दिया जाएगा और अगर आपने ऐसी आपकी कोई क्वेरी है मैथमेटिक्स की तो मैं वहीं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।